हेलो स्टूडेंट्स, तो आज पढ़ लेते हैं बीएससी सेकंड सेमेस्टर केमिस्ट्री का एक मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक, कार्बोहाइड्रेट क्या होते हैं और इनका वर्गीकरण किस प्रकार किया जाता है। एक मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है। जिस तरह सूरज पूरब से उदय होता है ना, उसी तरह से ये क्वेश्चन हर साल पेपर में रखा हुआ मिलता है। मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है, यूनिट फर्स्ट है केमिस्ट्री ऑफ कार्बोहाइड्रेट, और इस यूनिट का पर टॉपिक मैं पढ़ाने वाला हूँ और आप पढ़ने वाले हैं। ठीक है, तो शुरू करूँ फिर कार्बोहाइड्रेट क्या होते हैं रियलिटी में। ठीक है साहब, चलो शुरू कर दो आप। कार्बोहाइड्रेट आज भैया कार्बोहाइड्रेट के बारे में देख लेते हैं। कार्बोहाइड्रेट सर हार्ड तो नहीं है? अबे यार क्या हार्ड क्या इजी, अबे क्या हार्ड क्या इजी। पढ़ने वाले की कभी हार नहीं होती। अगर आप मेहनत करते हैं तो आपकी कभी भी हार नहीं होने वाली है। बस मेहनत की जरूरत होती है यार, मेहनत करो मेहनत करो। गाइड मैं करूंगा आपको, केमिस्ट्री में गाइड मैं करूंगा आपको। ठीक है, आप डरो मत इस चीज से। तो कार्बोहाइड्रेट रियलिटी में होते क्या? अच्छा ये बताओ, हमारी बॉडी को एनर्जी कौन देते हैं? मैं 3 पॉइंट लिखूंगा, उन तीनों में से आपको एक राइट आंसर सुनना है और देखना है कि भाई क्या यही राइट आंसर है। सबसे पहले मेरे पास आगा विटामिन। क्या विटामिन हमारी बॉडी को एनर्जी देते हैं? प्रोटीन, ओके प्रोटीन हमारी बॉडी को एनर्जी देता है। ये कार्बोहाइड्रेट्स क्या ये हमारी बॉडी को एनर्जी देते हैं भैया? या मिनरल्स है भैया। इसमें से ऐसे कौन सा चीज़ है, ऐसी कौन सी चीज़ है जो हमारी बॉडी को एनर्जी देती है? जरा आज मुझे बता दो। आज अपने बहुत समय से पढ़ते आ रहे हो आप लोग, आज जरा मुझे बताओ कि ऐसे कौन सा इनमें से कंपाउंड है, यानी कि ऐसे कौन से यौगिक होते हैं इनमें से जो आपको एनर्जी देते हैं। अरे भैया एक चीज़ आपके दिमाग में आ रही होगी, सर वो प्रोटीन होते हैं। अबे नहीं होता है, प्रोटीन हमारी बॉडी की ग्रोथ करता है, तो प्रोटीन भी तो हमें कहीं ना कहीं मिल रही होगी। कार्बोहाइड्रेट भैया ये है ना कार्बोहाइड्रेट, यही आपकी बॉडी को चलाते हैं। आप खाना खाते हो, मतलब आप लगातार काम कर रहे हो, आप थक गए, एनर्जी कम हो गई, फिर क्या चाहिए आपको? कार्बोहाइड्रेट आपकी बॉडी को ऊर्जा देते हैं। कार्बोहाइड्रेट आपकी बॉडी को ऊर्जा देते हैं। हो जाएगा ना याद क्लियर? बिल्कुल ठीक है। तो कार्बोहाइड्रेट ऊर्जा उत्पादक होते हैं। जितना आप खाना खाओगे ना उतनी ऊर्जा आपको मिलेगी, समझ लो चीज़ को। और बाकी सब अपना अपना काम करते हैं, सबके अपने अपने काम है, छोड़ो तो इसके, सबके सब अपने अपने काम होते हैं। बाद में बात करेंगे इसके बारे में। फिलहाल कार्बोहाइड्रेट क्या होते हैं भैया? ऊर्जा उत्पादक होते हैं। और एक खास बात और है, कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन से मिलकर बनते हैं। 3 एलिमेंट लगा लो इस साहब, ऐसे कंपाउंड, ऐसे ऑर्गेनिक कंपाउंड जो कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन से मिलकर बनते हैं, कार्बोहाइड्रेट्स कहलाते हैं। परिभाषा याद हो जाएगी। मैं ज़्यादा लिवाने वाला नहीं हूँ, सिलेक्टेड पॉइंट जो कि आप समझ सको चीज़ को। ठीक है, तो सबसे पहला पॉइंट मेरे पास क्या है? ऐसे यौगिक या ऐसे कंपाउंड, अधिकांश वर्ड आप इंग्लिश में लिखा ना बेटे, ऐसे कंपाउंड्स, ठीक है, जो कार्बन, ठीक है सर, जो कार्बन कोमा हाइड्रोजन तथा ऑक्सीजन से मिलकर बनते हैं, क्या कहलाते हैं बेटे? हमारे कार्बोहाइड्रेट कहलाते हैं। अरे यार एक तो इतना बड़ा नाम है यार इसका, कार्बोहाइड्रेट्स कहलाते हैं। इतना बड़ा नाम है एक तो उसका, काफ़ी बड़ा कहलाते हैं। अरे बड़ा इजी टॉपिक है, बड़ा इजी है, बिल्कुल प्योर थ्योरी है। स्टार्ट करा है मैंने आज बीएससी सेकंड सेमेस्टर का बैच। ठीक है, तो आपको पढ़ लेना बढ़िया करके हर एक टॉपिक। तो ऐसे कंपाउंड जो कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन से मिलकर बनते हैं, कार्बोहाइड्रेट्स कहलाते हैं। हो जाएगा याद? ठीक है, सबसे पहला पॉइंट, ये क्या होते हैं बेटे? ये ऊर्जा उत्पादक होते हैं। क्या होते हैं? ऊर्जा उत्पादक होते हैं। ठीक है सर, ऊर्जा उत्पादक होते हैं, यानी कि एनर्जी प्रोड्यूस करते हैं, ऊर्जा उत्पादक होते हैं। ओके सर, और बताओ सर, और बता दो इसके बारे में, मजा नहीं आ रहा, थोड़ा सा और बताऊं? ठीक है, कार्बन और यानी कि हाइड्रोजन और ऑक्सीजन, ध्यान देना, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का अनुपात हमेशा 2:1 होता है। नहीं समझ में आया होगा, चलो मैं लिख के बताऊं तुम्हें। देखो सामान्य सूत्र क्या होता है इसका? कुछ ना कुछ तो सामान्य सूत्र भी होता होगा इसका, है भाई, कुछ ना कुछ तो सामान्य सूत्र भी इसका होता होगा। वो क्या होता है? CxH2O का होल वाई। ठीक है बेटे, CxH2O का होल वाई होता है। अब आप इसमें देख सकते हो कि हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का क्या अनुपात है। हर एक कार्बोहाइड्रेट जितने भी होंगे सब में कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन होगा। अगर किसी कार्बोहाइड्रेट यानी कि किसी कंपाउंड में इन तीनों में से एक भी नहीं है ना, एक भी नहीं है, जैसे कार्बन है, ऑक्सीजन है, हाइड्रोजन नहीं है, हाइड्रोजन है, कार्बन है, ऑक्सीजन नहीं है, तो वो कार्बोहाइड्रेट नहीं होगा। ध्यान देना, ये 3 के 3 एलिमेंट होने जरूरी हैं, तभी जाके वो हमारा कार्बोहाइड्रेट बनेगा, वरना कार्बोहाइड्रेट नहीं बनने वाला है। चलो साहब आगे देखते हैं।
मैं लिखने वाला हूं कि जितने भी मेरे पास कार्बोहाइड्रेट है मेरे दोस्त, कार्बोहाइड्रेट जितने भी हैं, कार्बोहाइड्रेट जितने भी हैं, कार्बोहाइड्रेट में किसका, हाइड्रोजन तथा ऑक्सीजन का अनुपात कितना होता है, का अनुपात कितना होता है। अरे भाई कितना होता है, अरे सर 2:1 होता है। क्या ये बात बिल्कुल रियल है? अरे रियल से भी रियल है यार, 2:1 होता है, बिल्कुल साफ दिखाई दे रही है। अगर किसी कार्बोहाइड्रेट में 2:1 नहीं है तो समझ लेना वो हमने कंपाउंड का फॉर्मूला गलत लिखा है। आप कोई सा भी कार्बोहाइड्रेट उठा के देख लो, जैसे ग्लूकोज उठा लो, फ्रक्टोज उठा लो, ग्लैक्टोज उठा लो, सुक्रोज उठा लो, माल्टोज उठा लो, जौन सा भी उठा के आप देखोगे सब में हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का अनुपात 2:1 ही मिलने वाला है। सोचो जरा कितना यार, कितना तरीके से ये कंपाउंड बनाए गए होंगे जिसने भी इसे खोजबीन करी होगी, है नहीं, दिमाग है। तो कार्बोहाइड्रेट में हाइड्रोजन तथा ऑक्सीजन का अनुपात 2:1 होता है, ओके, या कार्बोहाइड्रेट में हाइड्रोजन तथा ऑक्सीजन का अनुपात 2:1 होता है, ठीक है सर, होता है। अच्छा कुछ एग्जाम्पल लिख पाते हैं इसके, एग्जाम्पल क्लियर करते हैं आपको, जितने ज़्यादा हो सके एग्जाम्पल लिख के आना पेपर में, क्योंकि एग्जाम्पल आपका बहुत कुछ, यानी कि एग्जाम्पल जो होते हैं ना बहुत अच्छे नंबर दिलवा के जाएंगे आपको। देखो सबसे पहले बेटे C6H12O6, C6H12O6, क्या ये एक कार्बोहाइड्रेट है? आपका कहना होगा हाँ सर कार्बोहाइड्रेट है। अबे रियल बात है, बिल्कुल कार्बोहाइड्रेट है, क्यों नहीं है? अनुपात चेक कर लो। अरे भैया 6 दूनी 12, 2:1 है ना। 3 का फॉर्मूला होता है, अकेला 3 पे भारी है ये, क्या है? पहला होता है ग्लूकोज, ग्लूकोज, हाँ पहला कौन सा? ग्लूकोज, ठीक है। और दूसरा जो है मेरे पास फ्रक्टोज है, क्या बेटे? फ्रक्टोज है। जो आप दूध पीते हो ना, दूध जो पीते हो, ठीक है, मिल्क जिसे बोलते हैं, तो वो उसमें फ्रक्टोज पाया जाता है। उसमें कौन सी शुगर पाई जाती है? फ्रक्टोज पाया जाता है उसमें, ठीक है। एक और आता है मेरे पास ग्लैक्टोज, क्या था बेटे? ग्लैक्टोज, ठीक है। एक होता है ग्लूकोज, फ्रक्टोज, ग्लैक्टोज, तीनों के फॉर्मूले सेम है C6H12O6, लेकिन केमिकल प्रॉपर्टीज क्या आर डिफरेंट, केमिकल प्रॉपर्टीज बिल्कुल डिफरेंट होती है। हो जाएगा ना याद, ठीक है। फॉर्मूला सेम है लेकिन जो तुम्हारे पास केमिकल प्रॉपर्टीज है वो डिफरेंट होगी, फिजिकल प्रॉपर्टीज है वो भी तीनों की डिफरेंट होगी, लेकिन फॉर्मूला क्या होता है? सेम होता है, ओके, ठीक है। पहला एग्जाम्पल ले लिया मैंने। अच्छा सर सेकेंड एग्जाम्पल क्या है मेरे पास बेटे? C12H22O11, जिसको आप चीनी के नाम से जानते हो। आप बहुत कुछ खाते हो, चीनी खाते हो, गुड़ खाते हो, जिसको आप C12H22O11 के नाम से जानते हो। अच्छा ये बताओ, आपने शुगर कैन देखा होगा, यानी कि गन्ना देखा होगा, गन्ने में कितनी % सुक्रोज होती है? जल्दी फास्ट मुझे कमेंट करके बता दो जल्दी कितनी % होती है। तो C12H22O11, ठीक है, 11 दूनी 22, 2:1 है, बिल्कुल राइट फॉर्मूला है। तो ये फॉर्मूला हमारा किसका होता है बेटे? एक तो होता है सुक्रोज का, जो कि गन्ने में पाई जाती है। आप बताओगे कितने % पाई जाती है? मुझे जल्दी कमेंट करें फास्ट। है किसी को याद, है किसी को पता? सुक्रोज है मेरे पास। दूसरा होता है माल्टोज, क्या होता है बेटे? माल्टोज होता है, ठीक है सर, माल्टोज, क्या बात है। दोनों के दोनों फॉर्मूले हैं, ध्यान देना। दोनों के फॉर्मूले सेम होते हैं, C12H22O11, लेकिन एक शर्त है, पता क्या शर्त है? शर्त ये होती है कि ये जो होता है एक अणु ग्लूकोज और एक अणु फ्रक्टोज से मिलकर बनता है, जबकि ये जो माल्टोज होता है वो 2 ग्लूकोज अणुओं से मिलकर बनता है। और यार कितना इंटरेस्टिंग पॉइंट है, फॉर्मूला दोनों का सेम है, लेकिन सुक्रोज ग्लूकोज प्लस फ्रक्टोज से मिलकर बनता है, जबकि माल्टोज होता है ग्लूकोज के 2 अणुओं से मिलकर बनता है। इसलिए तो बोला गया कि फॉर्मूला सेम है लेकिन केमिकल एंड फिजिकल प्रॉपर्टीज आर डिफरेंट। केमिकल फिजिकल प्रॉपर्टीज क्या होती है तुम्हारे पास? डिफरेंट होती है। अरे यार कितना सिंपल सा टॉपिक है। अच्छा एक फॉर्मूला और लिख पा दूं मैं बच्चों वाला, लिखने के लिए तैयार हो आप सब लोग? ठीक है साहब। अच्छा स्टार्च का फॉर्मूला किसी को पता है? स्टार्च का फॉर्मूला, अच्छा जरा मुझे बताओ भाई स्टार्च का फॉर्मूला क्या होता है? स्टार्च का फॉर्मूला सबको याद है, यहाँ लिखवाते हैं? नहीं लिखवाते, यहाँ पे लिखवाते हैं स्टार्च का फॉर्मूला। एग्जाम्पल नंबर 3 स्टार्च आ गया, एंट्री हो गई स्टार्च की। सर स्टार्च इसका कोई फॉर्मूला होता है? अबे फॉर्मूला होता है, सब कुछ होता है भैया, यही तो मेन है। कितने अणु हैं इसके? n अणु हैं। कितने अणु हैं? n अणु हैं। ध्यान देना ये किसका फॉर्मूला है मेरे पास बेटे? स्टार्च का फॉर्मूला C6H10O5 का होल एन। अजीब सा फॉर्मूला लग रहा है, लेकिन 5 दूनी 10 हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का अनुपात 2:1 है। फिक्स बता रहा हूँ बेटे, ट्रिक से बता रहा हूँ तुम्हें, ये पहचानने का तरीका है, ठीक है। ये स्टार्च है मेरे पास। स्टार्च क्या है? स्टार्च क्या है मेरे पास? कार्बोहाइड्रेट है। कहाँ पाया जाता है? इसको मैदा बोलते हैं। रोटी में भरपूर मात्रा में पाया जाता है, गेहूं की रोटी में ये भरपूर मात्रा में पाया जाता है। आपने कभी मार देखी होगी चावलों में पानी की मात्रा, जब चावल बनाते समय चावलों में पानी की मात्रा ज़्यादा होती है तो सफेद रंग का पदार्थ एक जमा हो जाता है। उस सफेद रंग के पदार्थ को हम क्या बोलते हैं? माड़ कहते हैं, जिसमें स्टार्च की मात्रा भरपूर होती है। आलू में भी स्टार्च की मात्रा भरपूर होती है। समझो चीज़ को। तो ये बिल्कुल बेसिकली पॉइंट है, इसको बस खाली एक बार रिपीट करो, समझो चीज़ को, आराम से समझना। रटने की तो तुम्हें जरूरत ही नहीं है, रटने की तो तुम्हें ये जरूरत ही नहीं है। क्यों रटोगे भाई, जब समझ में आ रहा तो इतना ही टॉपिक है। तो ये मेरे पास स्टार्च C6H10O5 का होल एन, ठीक है।
चलो साहब देखते हैं आगे। चलो ये नॉर्मल इंट्रोडक्शन हो गया हमारा कार्बोहाइड्रेट का, कर लोगे ना, कार्बोहाइड्रेट का एक नॉर्मल इंट्रोडक्शन है। अब जो मैं पढ़ाने वाला हूँ वो करने वाला हूँ क्लासिफिकेशन ऑफ कार्बोहाइड्रेट, बड़ा ज़रूरी है क्लासिफिकेशन ऑफ कार्बोहाइड्रेट मेरे दोस्त, बहुत ज़रूरी है। डाल देता हूँ मैं हेडिंग क्लासिफिकेशन ऑफ कार्बोहाइड्रेट। क्या बोलते हैं इसको हिंदी में? क्लासिफिकेशन ऑफ कार्बोहाइड्रेट, क्लासिफिकेशन ऑफ कार्बोहाइड्रेट। जरा मुझे बताओ बेटे, कार्बोहाइड्रेट्स, ठीक है सर, ठीक है सर, ठीक है। टॉपिक थोड़ा सा बड़ा होने वाला, क्लासिफिकेशन ऑफ कार्बोहाइड्रेट। चलो देखो, बेसिकली बताऊंगा मैं सबसे पहले कार्बोहाइड्रेट, ठीक है, कार्बोहाइड्रेट, क्योंकि यार हमें कुछ वर्ड इंग्लिश में पढ़ने हैं, ठीक है। जहाँ पे इंग्लिश से काम चलाओ वहाँ इंग्लिश से काम चलाओ, जहाँ हिंदी से काम चल रहा है वहाँ आप हिंदी से काम चलाना, ठीक है, दोनों से काम उठा देना मेरे भाई। तो मेरे पास क्या, देखो कार्बोहाइड्रेट मेरे पास दो प्रकार के होते हैं, ऑन द बेसिस ऑफ केमिकल प्रॉपर्टीज एंड ऑन द बेसिस ऑफ फिजिकल प्रॉपर्टीज। या बोलते हैं जल अपहरण के आधार पे, या बोलते हैं हम स्वाद के आधार पे, ठीक है। पहला नंबर में लेता हूँ ऑन द बेसिस ऑफ, ठीक है, ऑन द बेसिस ऑफ केमिकल प्रॉपर्टीज, केमिकल प्रॉपर्टीज, ओके। अबे ओके तो बोलते करो, डर लग रहा है आज डर लग रहा है तुम्हें? अभी तो शुरू करिए, बेसिस सेकंड सेमेस्टर की केमिस्ट्री। ऐसा मानो अभी तो ट्रेलर है, अभी तो पिक्चर बकाया है मेरे दोस्त। फिर पकड़ो ऑन द बेसिस ऑफ फिजिकल प्रॉपर्टीज, ठीक है, फिजिकल प्रॉपर्टीज, ओके सर, फिजिकल प्रॉपर्टीज, ठीक है, फिजिकल प्रॉपर्टीज। दो टाइप से हो गया, अंदाजा लगा लो, दो टाइप से हो गया। पहला टाइप कौन सा मेरे दोस्त? देखो कार्बोहाइड्रेट का अगर मैं क्लासिफिकेशन करता हूं तो पहला नंबर आता है, आप हिंदी में चाहो तो लिख लेना, रासायनिक गुणों के आधार पर। दूसरा आता है भौतिक गुणों के आधार पर, ठीक है, एक रासायनिक गुणों के आधार पर, एक भौतिक गुणों के आधार पर। इसका स्क्रीनशॉट ले लिया आपने, इन पॉइंट का स्क्रीनशॉट ले लो, क्योंकि मैं इसको इरेज करने वाला हूँ। ले लिया होगा स्क्रीनशॉट, पक्का ना? कंफर्म है बिल्कुल, ठीक है, कर दो इरेज। चलो साहब लो, इरेज हो गया। इरेज करने में क्या रखा है, ऐसे करके इरेज हो जाता है ये, ठीक है भाई। चलो साहब इरेज हो गया, क्योंकि आगे काम में आएगा ना। अभी लाइन पे ध्यान देना बेटे जरा, ये जो होता है ना मेरे पास, इसे ध्यान देना, इसको मैं बड़ा ए नंबर मानूंगा, इसको मैं 2 नंबर मानूंगा, क्योंकि क्लासिफिकेशन काफ़ी बड़ा होने वाला है, ठीक है। इसके बाद में जब मेरे पास पहला पॉइंट आएगा ना बेटे, वो आता है मोनोसेकेराइड। समझ में आ रहा ना इतना इंग्लिश है भाई, इतनी इंग्लिश समझ में आ रही है ना? मोनोसेकेराइड है, मोनोसेकेराइड हिंदी में लिख लेना आप चाहो तो। दूसरा नंबर है मेरे पास ये, इसका मेरे पास पहला नंबर हो गया। दूसरा नंबर है ओलिगोसेकेराइड, ध्यान देना बेटे, ओलिगोसेकेराइड, ठीक है, ओलिगोसेकेराइड्स, ओके। फिर मेरे पास ये सेकंड नंबर हो गया इसका, और फिर मेरे पास ये थर्ड नंबर आ जाता है, ठीक है बेटे, थर्ड नंबर आ जाता है इसका, और वह है मेरे पास पॉलीसेकेराइड, ओके, पॉलीसेकेराइड्स, ओके, पॉलीसेकेराइड्स 3 प्रकार का। और एक खास बात बता दूं तुम्हें मैं, ये जो मेरे पास ये देख रहे हो ना, ये जो सेकंड नंबर ओलिगोसेकेराइड होता है बेटा, ये 2 प्रकार का होता है। पहला जो होता है, पहला प्रकार जो इसका होता है वो होता है डाइसेकेराइड, लगा लो साहब आप, डाइसेके, ठीक है, डाइसेकेराइड्स, ठीक है, जो मैं ऐसे कर दे रहा हूँ खाली, डाइसेकेराइड्स, ठीक है, ओके। और जो ये वाला होता है, ये वाला वो होता है बेटा ट्राइसेकेराइड, ध्यान देना, इस लाइन पे ध्यान देना, ट्राइसेकेराइड्स, ठीक है, एक तो लंबा नाम है यार ये, ठीक है। ये वाला यानी कि ओलिगोसेकेराइड जो होता है वो 2 प्रकार का होता है, ए नंबर में ऐसे दूंगा, ये डाइसेकेराइड्स लिखा हुआ है, ठीक है, और ये लिखा हुआ है बेटे बी नंबर ट्राइसेकेराइड। ये सब पढ़ने वाले हैं हम एक करके। और अगर मैं पढ़ूं ऑन द बेसिस ऑफ फिजिकल प्रॉपर्टीज, देखो अगर ये चार्ट बने हैं ना आप, अगर ये जो चार्ट तुम्हें दिखाई दे रहा है ना, अगर ये चार्ट छापे आए आप तो नंबर आपको पूरे मिलने वाले हैं। कार्बोहाइड्रेट क्या होता है इसका वर्गीकरण कीजिए, ठीक है, आगे देखो जैसे करके, ठीक है। आगे मेरे पास ऑन द बेसिस ऑफ फिजिकल प्रॉपर्टीज, तो बेटे ये जो है ना, ये पहले नंबर पर आता है शुगर, क्या आता है बेटे, शुगर, शुगर, ठीक है, यानी कि शर्करा। दूसरे नंबर पर आता है नॉन शुगर, समझ में आ रहा है ना? ये पहले नंबर पे शुगर आता है, दूसरे नंबर पे नॉन शुगर, यानी कि शर्करा और अशर्करा, हिंदी में आप चाहो तो लिख लेना, ठीक है। शुगर 2 प्रकार की होती है, एक होती है अपचायी यानी कि शर्करा 2 प्रकार की होती है, एक होती है अपचायी शर्करा और दूसरी होती है अनअपचायी शर्करा। इसको आप लिखोगे इंग्लिश में रिड्यूसिंग शर्करा, ठीक है यार, थोड़ी बहुत तो इंग्लिश आनी चाहिए आप लोगों को बढ़िया करके। और यह है नॉन रिड्यूसिंग शर्करा, ठीक है, नॉन रिड्यूसिंग शर्करा, ठीक है, यानी कि यह है रिड्यूसिंग शुगर, बहुत बढ़िया चीज़ है। और यह है मेरे पास नॉन रिड्यूसिंग शुगर,
यानी कि इसको भी मैंने शुगर बोल दिया। तो ध्यान देना बेटे, शुगर 2 प्रकार की होती है, इसको भी मैं पहला नंबर मान लूंगा, इसको भी मैं यहाँ पे सेकंड नंबर मान लूंगा, ठीक है, और इसको मान लूंगा मैं ए नंबर, इसको मान लूंगा मैं बी नंबर, ठीक है। और यही मुझे चार्ट पूरा अब लिखवा देना है आपको कि कैसे कैसे लिखना है, आपको कैसे कैसे क्या करना है, समझना। ध्यान देना, देखो कार्बोहाइड्रेट का वर्गीकरण, यानी कार्बोहाइड्रेट को आप 2 वर्गों में डिवाइड करते हो ऑन द बेसिस ऑफ, ये मैंने डाल दिया क्लासिफिकेशन ऑफ कार्बोहाइड्रेट को आप 2 वर्गों में डिवाइड करते हो ऑन द बेसिस ऑफ केमिकल प्रॉपर्टीज एंड ऑन द बेसिस ऑफ फिजिकल प्रॉपर्टीज, है ना। अब ऑन द बेसिस ऑफ केमिकल प्रॉपर्टीज ये 3 टाइप्स का होता है। पहला होता है मोनोसैकेराइड, ओलिगोसैकेराइड, पॉलीसैकेराइड, और जो ये ओलिगोसैकेराइड होता है बेटे वो 2 प्रकार होता है, डाइसैकेराइड और ट्राइसैकेराइड। अगर मैं इधर आ गया ऑन द बेसिस ऑफ फिजिकल प्रॉपर्टीज पे, तो ये शुगर मेरे पास है, तो शुगर मेरे पास शुगर है और नॉन शुगर है। ये स्वाद में मीठे होते हैं, ये स्वाद में मीठे नहीं होते हैं। इसके 2 भाग होते हैं, रेड्यूसिंग शुगर और नॉन रेड्यूसिंग शुगर। इन सबके बारे में हम पढ़ने वाले हैं आगे, ठीक है। इन सबके बारे में हम एक एक करके पढ़ने वाले हैं। तो सबसे पहला नंबर मैं डाल देता हूं, पहला नंबर मेरे पास आ जाता है यहाँ पे। अब मैं शुरू करता हूं अपनी कथा ऑन द बेसिस ऑफ केमिकल प्रॉपर्टीज, यानी कि ऑन द बेसिस ऑफ, ठीक है, केमिकल प्रॉपर्टीज, ठीक है, केमिकल, ठीक है भाई साहब, केमिकल प्रॉपर्टीज, ऑन द बेसिस ऑफ केमिकल प्रॉपर्टीज। ओके सर, पहला नंबर कौन सा है, यानी कि निम्न प्रकार वर्गीकृत किया जाता है, निम्न प्रकार वर्गीकृत किया जाता है। काफी लंबी थ्योरी है यार, पर घबराओ मत, यही आपके नोट्स हैं। वर्गीकृत किया जाता है, वर्गीकृत किया जाता है, ठीक है भाई। अच्छा ठीक है साहब, मैंने निम्न प्रकार वर्गीकृत किया जाता है। पहला नंबर जरा मुझे बता दो बेटे, पहला नंबर क्या है इसका? पहला नंबर आ गया मोनोसैकेराइड, ठीक है, मोनोसैकेराइड्स, ठीक है, मोनोसैकेराइड्स। ओके सर, मोनोसैकेराइड्स, ठीक है, मोनोसैकेराइड्स। अच्छा क्या होते हैं मोनोसैकेराइड? ऐसे कार्बोहाइड्रेट जिनका जल अपघटन होता ही नहीं है, यानी कि मोनोसैकेराइड कार्बोहाइड्रेट की सबसे छोटी इकाई है। जब आपने खाना खाया, खाना मतलब आपने रोटी खाई, हलक से निकली और सीधे कहाँ पहुंचा भैया? हमारे पास पेट में पाचन स्टार्ट हो गया, रोटी का पचना शुरू हो गया। जितने भी आपके अघुलनशील जटिल कार्बनिक पदार्थ हैं वो सब के सब ग्लूकोज में टूट जाते हैं, और ग्लूकोज जो होता है वो भैया ऑक्सीजन से क्रिया करके एनर्जी प्लस वाटर प्लस कार्बन डाइऑक्साइड बनाता है। कार्बन डाइऑक्साइड बाहर आ जाती है, वाटर भी बाहर आ जाता है, लेकिन बचा क्या हमारे पास? एनर्जी, वो हमारी बॉडी के अंदर संचित हो जाती है। यार पढ़ा होगा आपने बायोलॉजी में बहुत कुछ, लेकिन हमारी क्या चल रही है? ये बायोकेमिस्ट्री, ठीक है, बायो ऑर्गेनिक एंड मटेरियल केमिस्ट्री, ये हमारी बुक का नाम है। पढ़ लेना आप ठीक से इसको। चलो साहब आगे बढ़ाता हूं मैं। मोनोसैकेराइड्स, ध्यान देना बेटा, मोनोसैकेराइड्स। अब ये मोनोसैकेराइड्स क्या होता है? ऐसे कार्बोहाइड्रेट जो जल अपघटित तो होते ही नहीं है, हर एक चीज इसमें तोड़ना पसंद करती है। तो इसके बारे में अलग से मैं डिटेल से बताऊंगा आप लोगों के, क्वेश्चन पूछता है कि मोनोसैकेराइड किसे कहते हैं, लेकिन फिलहाल मैं बता दूं कि ऐसे कार्बोहाइड्रेट जो जल अपघटित नहीं होते हैं मोनोसैकेराइड्स कहलाते हैं। कंप्लीटली सबसे छोटी इकाई होती है, पर मैं इतना लिखवाऊंगा नहीं, मैं डायरेक्टली क्लासिफिकेशन में कौन लिखेगा इतना यार, अलग से लिख लेंगे। अच्छा पहले आप ये बताओ, इसका यार स्क्रीनशॉट ले लो जल्दी फास्ट, स्क्रीनशॉट ले लो इसका, क्योंकि बहुत बड़ा लेक्चर होने वाला। ले लो वो स्क्रीनशॉट, ओके, मिटा दूं मैं इसको, कर दूं पक्का, सोच लो, ठीक है। चलो साहब हटाओ, चलिए साहब जरा आगे पढ़ते हैं। भाई स्क्रीनशॉट लेते रहना, लिखते रहना, हाथों हाथ उतारते रहना, ऑनलाइन चलना, कोई गलती नहीं होने वाली है। यही आपके नोट्स हैं, यही आपके नोट्स, आपको कहीं किसी से नोट्स की जरूरत नहीं है। जो लिखवा रहा हूं ना यही पेपर में लिख के आना यार आप, ठीक है। चलो साहब, मोनोसैकेराइड, ऐसे कार्बोहाइड्रेट, ध्यान देना लाइन में बेटे, ऐसे कार्बोहाइड्रेट, ठीक है, ऐसे कार्बोहाइड्रेट, ठीक है, ऐसे कार्बोहाइड्रेट जो जल अपघटित नहीं होते हैं, जल अपघटित, ठीक है सर, जो जल अपघटित नहीं होते हैं क्या कहलाते हैं बेटे? मोनोसैकेराइड्स कहलाते हैं। ओके, कहलाते हैं, ठीक है। ऐसे कार्बोहाइड्रेट जो जल अपघटित नहीं होते हैं मोनोसैकेराइड कहलाते हैं। जैसे एग्जांपल दे दो, अगर मन कर रहा तो आपका एग्जांपल का, अरे एग्जांपल का मन क्या कर रहा है? एग्जांपल बेटे देके आने पड़ेंगे मेरे दोस्त। C6H12O6, ठीक है, 3 चीज़ों का एग्जांपल होता है। एक फॉर्मूला किसका है मेरे पास? ग्लूकोज का, यानी कि ग्लूकोज का, और दूसरा होता है फ्रक्टोज का, ठीक है। और भैया एक का और होता है, क्या नाम है उसका? ग्लैक्टोज का भी होता है। ये किसका होता है बेटे? ग्लैक्टोज का भी होता है। तो C6H12O6 3 का फॉर्मूला हो गया है ना। अच्छा, मोनोसैकेराइड के प्रकार होते हैं, चलो मैं लिखवा देता हूँ। देखो मोनोसैकेराइड होती है 2 प्रकार की, 2 प्रकार की मतलब एक ग्लूकोज और एक हमारा क्या? फ्रक्टोज।
और ये बीच वाला होता है, तो बीच वाला छोड़ दो यार, हटाओ, चक्कर में पढ़ लो। ये ग्लूकोज और फ्रक्टोज, इसमें जो होता है ना वो एल्डिहाइड समूह होता है, इसमें जो होता है कीटोन समूह होता है। ग्लूकोज को बोलते हैं हम एल्डोस और फ्रक्टोज को बोलते हैं हम कीटोस, क्योंकि ये जो चैप्टर है और ये जो की पूरी सेकंड सेमेस्टर की केमिस्ट्री है, ये मैं आपको पढ़ाने वाला हूँ, इसलिए हर एक पॉइंट क्लियर करते हुए चलेंगे और आपको भी क्लियर करते हुए चलना है। थोड़ा बहुत भी डाउट हो तो मुझे कमेंट करना कि सर मेरे ये पॉइंट समझ में ना आया, मैं अलग से वीडियो बनाकर डालूंगा उस पर, ठीक है। तो ग्लूकोज, फ्रक्टोज और मेरे पास क्या बेटा ये मेरे पास क्या ग्लैक्टोज, ठीक है साहब, चलो छोड़ते हैं। तो मोनोसैकेराइड भी हमारे पास दो प्रकार के होते हैं, मैं लिखवा दे रहा हूँ कि यह दो प्रकार के होते हैं, यह दो प्रकार के होते हैं, ठीक है, दो प्रकार के होते हैं। चलो लिखवा दे रहा हूँ यार फिर भी मैं। अच्छा पहला नंबर पे कौन सा होता है बेटे, पहला नंबर जो इसका, चलो मैं इसका भी ए नंबर मान ले रहा हूँ मैं, इसका ही मैं ए नंबर मान लिया मैंने। एक होता है एल्डोज, कौन सा होता है बेटे, एल्डोज, ठीक है, एल्डोज। इसमें क्या होता है बेटे, इसमें एल्डिहाइड समूह होता है, इसमें क्या होता है, इसमें एल्डिहाइड समूह होता है, इसमें एल्डिहाइड समूह। अच्छा एल्डिहाइड समूह का नाम क्या होता है, कोई बता सकता है मुझे एल्डिहाइड समूह का नाम, सिंगल बॉन्ड CHO, सिंगल बॉन्ड CHO, ये क्या है बेटे एल्डिहाइड समूह, इसमें एल्डिहाइड समूह होता है, ओके, इसमें एल्डिहाइड समूह होता है। जैसे जरा मुझे बता दो बेटे, जैसे मेरे पास हो गया ग्लूकोज, कैसे हो गया मेरे पास ग्लूकोज, ये BSc है, कोई हल्का फुल्का टॉपिक नहीं है, इंटर में 11th में फर्स्ट ईयर में ऐसे थोड़ा बहुत पढ़ा निपटा दिया, लेकिन BSc में आप बैचलर बन जाते हैं, मतलब बैचलर ऑफ साइंस, यानी कि आप 12th और हाई स्कूल वालों को पढ़ाने की क्षमता रखते हैं यार, तो इसके लिए आपको नॉलेज होनी जरूरी है, इसलिए मैं फुल्ली करवा दे रहा हूँ, बिल्कुल A to Z पॉइंट होता। जैसे ग्लूकोज, ठीक है, अगर मैं इसका B नंबर लूँ ना, B नंबर लूँ मैं कीटोज, क्या लूँ बेटे कीटोज, ठीक है। कीटोज क्या होते हैं, इसमें क्या होता है कीटोन समूह होता है, इसमें क्या होता है बेटे कीटोन समूह होता है, ठीक है सर, इसमें कीटोन ग्रुप होता है, इसमें कीटोन ग्रुप होता है। अच्छा कीटोन ग्रुप क्या होता है, कीटोन ग्रुप होता है, जैसे मेरे पास ये सिंगल बॉन्ड CO, ये क्या बेटे कीटोन ग्रुप होता है। जैसे एग्जांपल दे दो, जैसे फ्रक्टोज, जैसे बेटे फ्रक्टोज, ओके, ये है मेरे पास फ्रक्टोज, ठीक है, जैसे फ्रक्टोज, समझ में आया। तो यह मतलब मोनोसैकेराइड दो प्रकार के होते हैं, पहला कौन सा होता है एल्डोज, इसमें एल्डिहाइड समूह होता है, जैसे ग्लूकोज, ग्लूकोज में एक एल्डिहाइड समूह होता है, और ग्लूकोज के बारे में पढ़ेंगे भी आगे, ऐसे फ्रक्टोज के बारे में भी आगे पढ़ेंगे अभी। तो ये क्या है मेरे पास, इसमें एक एल्डिहाइड समूह होता है, जैसे ग्लूकोज, और कीटोज में क्या होता है, इसमें कीटोन ग्रुप होता है, कीटोन मतलब सिंगल बॉन्ड CO, ठीक है। इसको मैं एक चीज और कर दे रहा हूँ, मिस्टेक हुई थोड़ी सी, ये कर देना इसको, ठीक है, तब यहाँ पे कार्बन की वैलेंसी पूरी हो जाती है। तो ये क्या है मेरे पास कीटोज है, इसमें कीटोन ग्रुप होता है CO, जैसे फ्रक्टोज, ठीक है, फ्रक्टोज में कीटोन ग्रुप होता है और एल्डिहाइड यानी कि ग्लूकोज में एल्डिहाइड ग्रुप होता है, ओके, ठीक है सर। देखो जरा कितना बड़ा टॉपिक है, कितना बड़ा टॉपिक होने वाला, सोचो जरा, दिमाग लगाओ। अब आ गया दूसरा नंबर, ये पहला नंबर हमारा कंप्लीट, खत्म करते हैं इसको। सेकंड नंबर हमारा आ गया कौन सा, ओलिगोपेप्टाइड, यानी कि ओलिगोसैकेराइड। ओलिगोसैकेराइड में क्या करने वाले हैं, ओलिगोसैकेराइड में, हाँ भाई सर, ओलिगोसैकेराइड का आप क्या करने वाले हैं, अरे इसका भी धुआं निकालने वाले हैं। ऐसे कार्बोहाइड्रेट जो जलपटित होकर मोनोसैकेराइड के 2 या 3 अणु देते हैं, ओलिगोसैकेराइड कहलाते हैं। अगर परिभाषा लिखनी है तो बोल रहा हूं ना, वो लिख लो, क्योंकि मुझे लिखने में थोड़ा टाइम लग सकता है। क्या परिभाषा बोली है मैंने बोला है कि ऐसे कार्बोहाइड्रेट जो जलपटित होकर मोनोसैकेराइड के 2 या 3 अणु देते हैं, क्या कहलाते हैं, ओलिगोसैकेराइड कहलाते हैं। आई होप कि ये टॉपिक आपको समझ में आ रहा होगा। समझ में आया कुछ भैया, अरे समझ में आया नहीं, अरे आ गया होगा यार। तो लिख लेना परिभाषा, आप 2 या 3 अणु देते हैं, लेकिन मैं लिख रहा हूं डायरेक्टली, मैं लिख पाऊंगा यह 2 प्रकार के होते हैं, यह 2 प्रकार के होते हैं, ओके, यह 2 प्रकार के होते हैं, ठीक है सर। ये 2 प्रकार के होते हैं, कौन कौन से होते हैं, पहला नंबर आता है मेरे पास बेटे डाइसैकेराइड, कौन सा आता है, डाइसैकेराइड, ओके साहब। चलो मैंने हिंदी में लिख दिया इसका नाम, फिर करते हैं ट्राइसैकेराइड, लो साहब मैंने हिंदी में लिख दिया डाइसैकेराइड, ठीक है। अब ये डाइसैकेराइड क्या होता है भैया, ऐसे कार्बोहाइड्रेट, ठीक है साहब, समझ तो गए होंगे आप लोग, इसको मुझे पता है। ऐसे कार्बोहाइड्रेट जो जल अपघटित होकर, ठीक है, जो जल अपघटित होकर मोनोसैकेराइड के, किसके बेटे, मोनोसैकेराइड के कितने अणु देते हैं, मोनोसैकेराइड के 2 अणु देते हैं, ठीक है, 2 अणु देते हैं, क्या कहलाते हैं, डाइसैकेराइड कहलाते हैं, अब एक चीज आपको दूंगा मैं लिखने के लिए, जैसे देखो मेरे पास, जैसे सुक्रोज, C6 C12 H22 और O11, ठीक है, इसको बोलते हैं हम सुक्रोज, क्या बोलते हैं बेटे इसको हम,
सुक्रोज बोलते हैं इसको, ठीक है, इसको बोलते हैं सुक्रोज। C12 H22 O11, 11 दूनी 22, ये आपका कार्बोहाइड्रेट है। अब देखो ये ग्लूकोज के दोनों कैसे देगा, जहाँ तक हो सके रिएक्शन दे देना, कोई दिक्कत नहीं है, मैं दे रहा हूँ रिएक्शन में। C12, ठीक है सर, H22 और O11 प्लस जब मैं करवाऊंगा इस सुक्रोज का जल अपघटन, ठीक है, तो एक अणु बनेगा हमारा, एक अणु बनेगा मेरा किसी भी एसिड की उपस्थिति में, एक अणु बनेगा मेरे पास C6H12O6 प्लस C6H12O6, एक अणु बनेगा ग्लूकोज का। ये किसका अणु बना बेटे मेरे पास, ग्लूकोज का, और ये वाला अणु किसका बना मेरे पास, फ्रक्टोज का। तो एक अणु बना ग्लूकोज का और एक अणु बना मेरे पास फ्रक्टोज का। कितनी बढ़िया बात है, तभी तो मैंने बोला कि जो आपके पास सुक्रोज होता है वो एक अणु ग्लूकोज और एक अणु फ्रक्टोज से मिलकर बनता है। एक नंबर में पूछा जाता है क्वेश्चन। और माल्टोज जो होता है वो ग्लूकोज के दो अणुओं से मिलकर बनता है। एक बार एक नंबर पूछा गया था कि भाई माल्टोज बनता है, उसमें ऑप्शन थे, ठीक है, तो दो अणुओं से यानी ग्लूकोज के दो अणुओं से मिलकर माल्टोज बनता है, और जो सुक्रोज होता है वो एक अणु ग्लूकोज और एक अणु फ्रक्टोज से मिलकर बनता है, ठीक है। चलिए साहब आगे बढ़ाता हूँ कहानी, हो गया, दोनों दे दिए। चलो साहब अब मैं इसका जो मेरे पास डाइसैकेराइड है, इसका ये मेरे पास है ओलिगो, इसका मेरे पास सेकंड नंबर था ये वाला, इसका ए नंबर ये था, इसका मैं बी नंबर ले लूँ बेटे जरा। बी नंबर क्या है मेरे पास, ट्राइसैकेराइड, ट्राइसैकेराइड्स, ठीक है, ट्राइसैकेराइड्स। ओके सर, जरा मुझे बताओ, इसमें खुद लिखने की परिभाषा, इसमें मैं लिखवाऊंगा नहीं, तुम खुद लिख लोगे अपना। इसमें लिखना है कि ऐसे कार्बोहाइड्रेट जो जल अपघटित होकर मोनोसैकेराइड के कितने अणु देंगे, ट्राई मतलब 3 अणु देंगे। यार इसे तो लिख ही लोगे ना, लिख लोगे ना पक्का, ठीक है, छोड़ दो फिर इसको। तो ऐसे कार्बोहाइड्रेट जो जल अपघटित होकर मोनोसैकेराइड के कितने अणु देते हैं, 3 अणु देते हैं, ट्राइसैकेराइड कहलाते हैं। लिख दोगे परिभाषा, ठीक है। चलो साहब जैसे देखो एग्जाम्पल में ले दे रहा हूँ इसका, जैसे पहला परिभाषा लिखो बढ़िया करके, यहाँ पे परिभाषा लिखो, ठीक है, 2 की जगह 3 कर दियो इसमें। जैसे देखो, जैसे को तैसा, जैसे रेफिनोज C18 H32 और O11। एक मिनट देखो जरा, क्योंकि यहाँ आगा नहीं, क्योंकि बहुत बड़ा रिएक्शन बैठेगी। यहाँ से शुरू करता हूँ, C18 H32 और O16, 16 धुनी 32 है ना, पूरा करेक्ट है। और 2H2O कर दो बेटे जरा, तो यहाँ से मेरे पास बैलेंसी पूरी होगी इसकी, C6H12O6 बनेगा, C6H12O6 बनेगा, C6H12O6 बनेगा। क्या बनेगा बेटे, एक बनेगा मेरे पास ग्लूकोज, एक बनेगा मेरे पास फ्रक्टोज, और मेरे लाल एक बनेगा मेरे पास ग्लैक्टोज। तो मेरे दोस्त पिक्चर अभी बाकी है, टेंशन मत लो, हो चुका है बस कंप्लीट काम, ठीक है। तो एक बना ग्लूकोज, फ्रक्टोज और ग्लैक्टोज, यानी कि मोनोसैकेराइड कितने अणु देगा, ये 3 अणु। इसका नाम है रेफिनोज, इसका नाम क्या है बेटे, रेफिनोज। C18 H32 O16, इसका नाम है रेफिनोज। क्या नाम है इसका, रेफिनोज। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ठीक है। तो ये होता है ट्राइसैकेराइड। तो पोली भी, अब ये तो 2 निकल गए, यानी कि मोनोसैकेराइड भी निकल गया और ओलिगोसैकेराइड भी निकल गया। ओलिगोसैकेराइड 2 प्रकार का, डाई और ट्राई। जल अपघटित होकर 2 अणु देते हैं और ये जल अपघटित होकर 3 अणु देते हैं। लिख लोगे, एग्जाम्पल बड़ा जरूरी है और रिएक्शन दे आना, ठीक है। नहीं थ्योरी तो भैया थोड़ी बहुत लिख के आना, कोई जरूरत नहीं है, लेकिन जहाँ रिएक्शन आ जाती है वहाँ थ्योरी काम नहीं करती, और जहाँ रिएक्शन नहीं है वहाँ थ्योरी काम करती है। जैसे ये टॉपिक है, इसमें आपको थ्योरी लिख के आनी पड़ेगी, ठीक है। कर दूँ मैं इसको इरेज भैया, जो उसका स्क्रीनशॉट लो जल्दी फास्ट एकदम, ले लिया स्क्रीनशॉट, हटा दें मैं इसको। चलो साहब, चलो मैं इसको इरेज कर रहा हूँ, हटा दे रहा हूँ उस चीज़ को। अब मेरे पास कौन सा आ गया, अब मेरे पास कौन सा आ गया है भाई, अब आ गया पॉलीसैकेराइड, ठीक है। पॉलीसैकेराइड ये क्या चीज़ होती है, अरे साहब ये पॉलीसैकेराइड क्या होता है, इसके बारे में तो बताया नहीं। गर्म चीज़ें होती हैं, पॉलीसैकेराइड जो होता है ना वो गर्म चीज़ें होती है। आलू खाए, किसी के यहाँ मुँह से निकल रहे हैं, किसी के यहाँ निकल गया, किसी का कुछ हो रहा, किसी का कुछ हो रहा, गर्म चीज़ होती है। जहाँ स्टार्च की मात्रा भर भर के होगी ना, वो चीज़ अपने आप गर्म हो जाती है और फिर वो तुम्हारी गर्मी बाहर निकाल देती है। जरा ध्यान देना वही चीज़ पे। नंबर 3rd नंबर मेरे पास आ गया है पॉलीसैकेराइड। अपना चार्ट देखो, जो आपने चार्ट बनाया है, कौन सा आ गया मेरे पास, पॉलीसैकेराइड। ओके, पॉलीसैकेराइड, ठीक है साहब, पॉलीसैकेराइड आ गया। तो ऐसे कार्बोहाइड्रेट जो जल अपघटित होकर मोनोसैकेराइड के अनेक अणु देते हैं। तो मैं डायरेक्टली लिख दूंगा, ये जल अपघटित होकर, ये जल अपघटित होकर, ठीक है साहब, ये जल अपघटित होकर, ओके, जल अपघटित होकर मोनोसैकेराइड के, किसके बेटे, मोनोसैकेराइड के, मोनोसैकेराइड्स के अनेक अणु देते हैं। अनेक अणु, अनेक
अणु देते हैं। ठीक है सब, चलो अनेक अणु देते हैं। अच्छा कौन कौन से ऐसे अणु हैं भाई जो ये जल अपघटित होकर मोनोसैकेराइड के देते हैं? पहला अणु पकड़ लो, आज मत छोड़ेंगे भैया ऐसे टॉपिक को। पहला अणु पकड़ो, ये वाला होता है मेरे पास C6H10O5 का होल N। तो कितने अणु है इसके पास? N अणु है। और बेटे क्या है ये? स्टार्च। क्या है ये? स्टार्च प्लस 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 मेरे पास क्या होगा बेटे? NH2O। क्या होगा मेरे पास? NH2O। ठीक है, और यहाँ मेरे पास बनता है N अणु बनते हैं ग्लूकोज के, C6H12O6। तो ये क्या बेटे मेरे पास? ग्लूकोज हो गया। अब बात यहाँ ये आती है कि ग्लूकोज तो बन गया, कितने अणु है? लाखों के हिसाब से अणु होते हैं इसके पास। जब लाखों अणु आपकी बॉडी के अंदर जाएंगे ना ग्लूकोज के, तो आपकी बॉडी बहुत ज़्यादा एनर्जी बाहर निकालेंगे। ये इतनी एनर्जी बाहर निकाल देंगे कि आपकी बॉडी एडजस्ट नहीं कर पाएगी। और जब आपकी बॉडी एडजस्ट नहीं कर पाएगी तो जो एक्स्ट्रा एनर्जी है वो इधर उधर निकल जाएगी, है ना। तो यह है मेरे पास, ये जल अपघटित होकर मोनोसैकेराइड के अनेक अणु देते हैं। जैसे स्टार्च हो गया मेरे पास, इसका एग्जांपल क्या? जैसे स्टार्च, यहाँ लिख लेना आप, जैसे स्टार्च। ठीक है, फॉर्मूला क्या है स्टार्च का? C6H10O5 का होल N। ठीक है, फॉर्मूला है C6H10O5 का होल N। ठीक है, जैसे स्टार्च, बहुत बड़ा एग्जांपल है पॉलीसैकेराइड का, लिख लोगे ना कंप्लीट। अब आ गया मेरे पास सेकंड नंबर, ऑन द बेसिस ऑफ टेस्ट बोल दो, स्वाद के आधार पर, या फिजिकल प्रॉपर्टीज। ठीक है बेटे, फिजिकल प्रॉपर्टीज। ओके सर। पहला नंबर क्या है? शुगर। ठीक है बेटे, शुगर क्या होते हैं? ऐसे कार्बोहाइड्रेट जो स्वाद में मीठे होते हैं, शुगर कहलाते हैं। ये तो बहुत छोटी चीज़ है। ठीक है, हो चुका टॉपिक पूरा, डरो मत, घबराओ मत कि बहुत बड़ा, कुछ भी बड़ा ही नहीं है। ऐसे कार्बोहाइड्रेट, ध्यान देना बेटे, ऐसे कार्बोहाइड्रेट्स, ठीक है, ऐसे कार्बोहाइड्रेट जो स्वाद में मीठे होते हैं, जो स्वाद में कैसे होते हैं? जो स्वाद में मीठे होते हैं। ऐसे कार्बोहाइड्रेट जो स्वाद में मीठे होते हैं क्या कहलाते हैं? शुगर कहलाते हैं। जैसे एग्जाम्पल अगर बताऊं तुम्हें, जैसे एग्जाम्पल है मेरे पास, जैसे स्टार्च, बस स्टार्च को छोड़ दो, जैसे स्टार्च नहीं, ऐसे कार्बोहाइड्रेट जो स्वाद में मीठे होते हैं शुगर कहलाते हैं। स्टार्च नहीं है इसमें यार। जैसे सुक्रोज हो गया हमारा, ये स्वाद में मीठा होता है। ठीक है, फ्रक्टोज हो गया हमारा। ठीक है, ग्लूकोज हो गया हमारा, फ्रक्टोज, ग्लूकोज, ये सब क्या होते हैं बेटे? स्वाद में मीठे होते हैं आदि। और मैं तुम्हें लिखवाने वाला था स्टार्च को छोड़कर लगभग सभी कार्बोहाइड्रेट स्वाद में मीठे होते हैं, पर स्टार्च नहीं होता। लेकिन मैंने अब ये लिखवा दिया, सुक्रोज, क्या बेटा ये? सुक्रोज, फ्रक्टोज, ग्लूकोज आदि। ठीक है, चलो साहब, इसका सेकंड नंबर मेरे पास आता है, सेकंड नंबर मेरे पास क्या था? अशर्करा। ठीक है, क्या था बेटा? ये अशर्करा। अब ये क्या होती है अशर्करा? तो इसको याद कर लो ठीक से। अशर्करा को हम इंग्लिश में बोलते हैं, भैया नॉन शुगर। ठीक है भाई, तो ये क्या होता है? नॉन शुगर। ऐसे कार्बोहाइड्रेट जो स्वाद में क्या नहीं होते हैं बेटे? मीठे नहीं होते हैं, नॉन शुगर कहलाते हैं, है ना। ऐसे कार्बोहाइड्रेट, ओके ठीक है सर, ऐसे कार्बोहाइड्रेट्स, ठीक है सब, ऐसे कार्बोहाइड्रेट्स जो स्वाद में कैसे होते हैं बेटे? जो स्वाद में मीठे, ठीक है, मीठे नहीं होते हैं, जो स्वाद में मीठे नहीं होते हैं, क्या कहलाते हैं? हमारे नॉन शुगर कहलाते हैं। ठीक है, ऐसे कार्बोहाइड्रेट स्वाद में मीठे नहीं होते हैं, नॉन शुगर कहलाते हैं। जैसे एग्जांपल दे दो, स्टार्च, हमारा अपना स्टार्च। ठीक है, स्टार्च लो साहब, फॉर्मूला लिख दो उसका, C6H10O5 का होल N। ये फॉर्मूला लिख दो, जहाँ फॉर्मूला है वहाँ लिख दो यार, क्योंकि फॉर्मूले की बहुत बड़ी पावर होती है केमिस्ट्री के अंदर। तो ऐसे कार्बोहाइड्रेट स्वाद में मीठे होते हैं शर्करा कहलाते हैं, और जो स्वाद में मीठे नहीं होते हैं वो अशर्करा कहलाते हैं। अब एक पॉइंट तुम्हें और बता दूं मैं कि शुगर को आप दो वर्गों में विभाजित कर सकते हो। एक है रिड्यूसिंग शुगर, एक होती है नॉन रिड्यूसिंग शुगर। ना माने आप चार्ट देख लो जब मैंने बनाया, समझ में आ रहा ना। तो टॉपिक तो बहुत बड़ा, लेकिन एक टॉपिक में मैंने कार्बोहाइड्रेट क्या होते हैं और उनका वर्गीकरण सब निपटा रहा हूँ। ठीक है, तो इसलिए टॉपिक तुम्हें बहुत बड़ा लग रहा होगा, पर घबराओ मत, बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है इजी टॉपिक। ठीक है नहीं। अब देखो शुगर यानी कि जो मेरे पास शर्करा है, वो शुगर को दो वर्गों में, ठीक है, शुगर को दो वर्गों में विभाजित किया
जा सकता है, ठीक है, किया जा सकता है, ठीक है। अब कौन कौन सी है, पहले नंबर पे मैंने ए नंबर लिया था इसका बेटे, चेक करें जरा, ए नंबर है, यह है रेड्यूसिंग शुगर, क्या बोलते हैं इसको हिंदी में हम, अपचाई शर्करा, रेड्यूसिंग शुगर, क्या नाम है इसका, अपचाई शर्करा। अब ऐसी शर्करा यानी कि ऐसी शुगर जो टोलेन रिजेंट एंड फेलिक रिजेंट, टोलेन अभिकर्मक और फेलिक विलयन, फेलिक सॉल्यूशन दोनों को अपचयित कर देती हैं, रेड्यूसिंग शुगर कहलाती हैं। यानी कि ऐसी शुगर, ऐसी शर्कराएं जो टोलेन अभिकर्मक और फेलिक विलयन को अपचयित कर देती हैं, रेड्यूसिंग शुगर कहलाती हैं, और जो नहीं करती हैं वो नॉन रेड्यूसिंग शुगर कहलाती हैं, है ना। लिखवा दूं इस लाइन को भी मैं, चलो साहब लिखवा दो आप, देखो लाइन पे फोकस करना ठीक से, बोल पे जरा, ऐसी शुगर, ठीक है, जो टोलेन रिजेंट, जो टोलेन रिजेंट, ठीक है, जो टोलेन रिजेंट, ठीक है साहब, तथा फेलिक विलयन, फेलिक सॉल्यूशन, फेलिक सॉल्यूशन को अपचयित कर देती हैं, को अपचयित कर देती हैं, क्या कहलाती हैं हमारी, अपचयित कर देती हैं, ठीक है, रेड्यूसिंग शुगर कहलाती हैं, यानी कि अपचाई शर्कराएं कहलाती हैं, रेड्यूसिंग शुगर्स कहलाती हैं। जैसे, अरे भाई कोई आपके पास एग्जाम्पल है इसका, एग्जाम्पल है मेरे पास, एग्जाम्पल एक ही है मेरे पास, सुक्रोज को छोड़कर, ध्यान देना है, सुक्रोज को छोड़कर, सुक्रोज को छोड़कर सभी शर्कराएं कौन सी होती हैं बेटे, सभी शर्कराएं, ठीक है, सभी शर्कराएं कैसी होती हैं, रेड्यूसिंग शुगर होती हैं, रेड्यूसिंग शुगर होती हैं, ठीक है। किसको छोड़कर, केवल सुक्रोज को छोड़कर सभी शर्कराएं कौन सी होती है, अपचाई शर्कराएं होती हैं, इसको हिंदी में कहते हैं अपचाई शर्करा, ठीक है। तो ऐसी शुगर जो टोलेन अभिकर्मक तथा फेलिक विलयन को अपचयित कर देती हैं, क्या कहलाती है मेरे पास, अपचयित कर देती हैं, रेड्यूसिंग शुगर कहलाती हैं, यानी कि अपचाई शर्कराएं कहलाती हैं। अच्छा ठीक है, मैं बी नंबर ले रहा हूं इसका, नॉन रेड्यूसिंग शुगर, नॉन रेड्यूसिंग शुगर, ध्यान देना बेटे, नॉन रेड्यूसिंग शुगर, राइट आंसर क्या होगा इसका। अब तुम खुद लिख सकते हो कि ऐसी शर्कराएं जो टोलेन अभिकर्मक और फेलिक विलयन को अपचयित नहीं करती हैं, बस नहीं लगा देना, इसमें है करती हैं, इसमें नहीं करती हैं। तो देखो ऐसी शुगर्स, ठीक है, ध्यान देना बेटे लाइन पे, ऐसी शुगर्स, ठीक है, जो टोलेन रिजेंट, ध्यान देना बेटे, टोलेन रिजेंट, REA लगाओ, REAGNT, जो टोलेन रिजेंट तथा फेलिक विलयन तथा फेलिक सॉल्यूशन को क्या कर देती हैं बेटे, अपचयित नहीं करती हैं, अपचयित, ठीक है सब, अपचयित नहीं करती हैं, ठीक है, अपचयित नहीं करती हैं, क्या कहलाते हैं मेरे पास, नॉन रेड्यूसिंग, ठीक है बेटे, शुगर कहलाती है, नॉन रेड्यूसिंग शुगर कहलाती हैं। जैसे एग्जाम्पल तुम खुद बताओ बेटे, एग्जाम्पल लिखो अभी ऊपर। तो ऐसी देखो, मैं अगर चाहूँ तो खुद भी लिख सकते हो कि ऐसी शुगर्स जो टोलेन रिजेंट यानी कि टोलेन अभिकर्मक, Ag2O बोलते हैं, टोलेन अभिकर्मक का नाम क्या है, Ag2O, यानी कि अमोनियस सिल्वर नाइट्रेट के विलयन को हम क्या बोलते हैं, टोलेन रिजेंट कहते हैं, यानी कि टोलेन रिजेंट Ag2O से दर्शाते हैं, NH4OH प्लस AgNO3 का मिश्रण होता है ये टोलेन रिजेंट। ये आ गया मेरे पास फेलिक सॉल्यूशन CuO, ठीक है, कॉपर ऑक्साइड CuO जो होता है वो आपका फेलिक सॉल्यूशन होता है। अब ऐसी शुगर जो टोलेन रिजेंट और फेलिक विलयन को अपचयित कर देती हैं, रेड्यूसिंग शुगर कहलाती हैं, और ऐसी शुगर जो टोलेन अभिकर्मक और फेलिक विलयन को अपचयित नहीं करती हैं, नॉन रेड्यूसिंग शुगर कहलाती हैं। कितना इजी टॉपिक है बिल्कुल सिंपल सा टॉपिक। चलो साहब मैं आ जाता हूँ, एग्जाम्पल देखो, मैंने बोला कि सुक्रोज को छोड़कर, ध्यान देना, सुक्रोज को छोड़कर सभी शर्कराएं कैसी होती हैं, रेड्यूसिंग शुगर होती हैं। सुक्रोज को छोड़ दो आप, जितनी भी शर्कराएं मिलेंगी आपको वो सब के सब कौन सी हैं, रेड्यूसिंग शुगर है, मतलब अपचाई शर्कराएं। तो सुक्रोज बचा हमारा, सुक्रोज, ये इसका राइट आंसर होगा, सुक्रोज, ठीक है बेटे। सुक्रोज एक ऐसी शर्करा है जो कौन सी है बेटे, अनपचाई शर्करा, इसको हिंदी में कहते हैं अनपचाई शर्करा, ठीक है, नॉन रेड्यूसिंग को बोलते हैं हिंदी में अनपचाई शर्करा। तो इस तरह से कार्बोहाइड्रेट
और कार्बोहाइड्रेट तथा कार्बोहाइड्रेट का वर्गीकरण पूरा हो जाता है। यह लेक्चर फर्स्ट था केमिस्ट्री ऑफ कार्बोहाइड्रेट का। अब नेक्स्ट लेक्चर में मैं आपको पढ़ाऊंगा कि ग्लूकोज क्या होता है, उसमें 5 हाइड्रोक्सी समूह यानी कि ग्लूकोज क्या होता है, उसकी साइक्लिक स्ट्रक्चर, ओपन स्ट्रक्चर संभव है या नहीं है, ये सब कुछ नेक्स्ट वीडियो में हम कवर करने वाले हैं। अब मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में नेक्स्ट वीडियो के साथ। थैंक्स।